बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे चैनल के ज़रिए आप काफ़ी कुछ वो कानून से मुताल्लिक़ सीख रहे होंगे। आज जिस कानून के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चों से रिलेटेड एक रियायती हुकूक़ के हवाले से कानून है, कमसन बचगान आर्डिनेंस साल 2000। उसके डिफिनीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद मज़ीद दफ़ात वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है दफ़ा 3। दफ़ा 3 में कानूनी इमदाद के बारे में ज़िक्र है कि किसी ऐसे बच्चे को जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो, मतलब मुजरिम बच्चा हो, या कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ ज़्यादती हुई है, मुस्तगीज़ या जो मज़लूम बच्चा है, तो दोनों सूरतों में दोनों को यहाँ पर कानूनी इमदाद देने का ज़िक्र किया गया है कि अगर कोई बच्चा है जिसने जुर्म किया है या ऐसा बच्चा है जिसके साथ किसी ने ज़्यादती की है, मज़लूम बच्चा है, तो ऐसी सूरतों में अगर वो अपने केस को लड़ने के लिए, केस की पैरवी करने के लिए वो वकील मुकर्रर नहीं कर सकते, इतनी उनकी माली इस्तात नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर सरकारी ख़र्च पर उनके लिए वकील मुकर्रर किया जाएगा। ज़िम्मा नंबर 1 की ये बात है। ज़िम्मा नंबर 2 में है कि जो वकील ऐसे बच्चों के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो उसकी बार एसोसिएशन की जो प्रैक्टिस है वो 5 साल से कम नहीं होगी। मतलब ऐसे वकील को बच्चे के लिए मुकर्रर किया जाएगा जिसकी प्रैक्टिस 5 साल से ज़्यादा। बतौर वकील बच्चे के केस की समाअत करने के लिए ऐसा वकील मुकर्रर किया जाएगा। तो दफ़ा 3 में कानूनी इमदाद का जिक्र है कि दोनों किस्म के बच्चों के लिए, जिसने जुर्म किया है या जिसके साथ ज़्यादती हुई है, अगर वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब है, तो सरकारी ख़र्च पर उनके लिए वकील मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दफ़ा 4 की तरफ, जो बहुत अहम है। दफ़ा 4 में जो जुवेनाइल कोर्ट है, अदालत बरे कमसन बचगान है, उसकी क़याम का ज़िक्र है। ठीक है, कि इसका क़याम किस तरह अमल में लाया जाएगा और फिर क़याम के बाद प्रोसीजर क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा समाअत करने का। ठीक है, तो पहले ज़िमन में है इसकी बिल्डिंग के बारे में, पहले ज़िमन में ज़िक्र है कि सूबाई गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ बाहमी मशवरा से ये तय करेंगे कि उनके इलाक़े इख्तियार के अंदर, ठीक है, मतलब पूरे KPK में कितने अदालत बरे कमसन बचगान होंगे और कहाँ कहाँ पर होंगे। ये तय करना सूबाई गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो बाहमी मशवरे से ये तय करेंगे कि उनके इलाक़े इख्तियार के अंदर कितने जुवेनाइल कोर्ट्स होंगे और कहाँ कहाँ पर होंगे। जो बच्चों से मुताल्लिक़ जराइम जो है, मुकदमात है, तो उनकी ट्रायल करेगी, उनकी समाअत करेगी। अब तय करने के बाद बाकायदा उसको सरकारी गज़ट में मुश्तहर किया जाएगा कि फ़लाँ जगह पर अदालत बरे कमसन बचगान होंगे और उनका काम होगा बच्चों से मुताल्लिक़ केसेस की ट्रायल करना। इसके बाद पहले ज़िमन में बिल्डिंग की बात हो गई, दूसरे ज़िमन में सदारत कुनिंदा की बात है। बिल्डिंग बन गई है, उसमें फिर केसेस की पैरवी करने के लिए एक जज होना चाहिए। तो जज के बारे में ज़िमन नंबर 2 में ज़िक्र है कि ये इख्तियारात या तो सेशन जज को, जो ज़िले का सेशन जज है, या तो उसको दिए जाएंगे कि वो मुकदमात की समाअत करेगा, या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल को दिए जाएंगे कि वो बच्चों से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत करे, या ऐसे प्राइवेट वकील को भी बतौर जुवेनाइल जज वो मुकर्रर किया जा सकता है जिसकी बार एसोसिएशन की प्रैक्टिस वो 7 साल से कम न होगी। ठीक है, ये इख्तियार हाई कोर्ट किसी को भी दे सकता है, सेशन जज को भी दे सकता है, दर्जे अव्वल मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है, या इस प्राइवेट वकील को भी मुकर्रर किया जा सकता है बतौर जुवेनाइल जज जुवेनाइल कोर्ट के लिए कि उसकी बार एसोसिएशन की प्रैक्टिस 7 साल से कम
नहीं होगी। अच्छा, अब बिल्डिंग भी बन गई, दूसरे ज़िम्मन में जज भी तैनात हो गया, तो अब ये काम किस तरह करेगा? तो उसका प्रोसीजर यहाँ पर ज़िम्मन नंबर 3 में स्टार्ट किया गया है कि ये जो मजिस्ट्रेट बतौर जज यहाँ पर इसको तैनात किया गया है, तो ये बग़ैर किसी दूसरे शख्स के शिरकत के फ्रीली आज़ादाना तौर पर ये बच्चों के केसेस की समाअत करने में खुद मुख्तियार होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ऐसे प्राइवेट वकील को मुकर्रर किया गया है बतौर जज जिसकी बार एसोसिएशन की प्रैक्टिस 7 साल से अबव है, तो चूँकि आपको पता है कि इलाके में जो जुडिशरी का एक हेड होता है ज़िले में, तो वो सेशन है। तो यहाँ पर चूँकि इख्तियार अगर प्राइवेट वकील को दिया गया है तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अकेले समाअत नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी शख्स, क्योंकि उसको हाई कोर्ट ने अथॉरिटी दी हुई है, तो जिसको भी इख्तियार मिल जाता है वो बग़ैर किसी दूसरे शख्स के शिरकत के आज़ादाना तौर पर बच्चों के मुकदमात की ट्रायल करने में खुद मुख्तियार होगा। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। अगर जुवेनाइल कोर्ट्स के क़याम से कबल दूसरे अदालतों में बच्चों के केसेस वो ज़ेर समाअत ज़ेर ट्रायल वो चले आ रहे हैं, और जैसे ही ये कोर्ट्स तामीर हो जाए, जैसे ही इन कोर्ट्स की वजूद वो कायम हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर फौरी तौर पर जो दूसरे अदालतों में केसेस बच्चों के ज़ेर समाअत है तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद फिर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की जाएगी? तो ट्रांसफ़र होने के बाद जो पहली कार्रवाई की जा चुकी हो उन केसेस में जो दूसरे अदालतों में थे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन उसमें पहले से कार्रवाई हो गई है। मिसाल के तौर पर किसी गवाह का बयान कलमबंद किया गया है, तो इसी सूरत में फिर दोबारा उसके बयान को कलमबंद करना लाजमी नहीं है। तो इस ज़िम्मन में ये बात है कि जो पहले कार्रवाई हो चुकी है इस कोर्ट के क़याम से कबल, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। पहले से जो कार्रवाई वो जिन मुकदमात में दूसरे अदालतों में हो चुकी है वो काफ़ी तसव्वुर होगी। अच्छा, इसके बाद आखिर जो ज़िम्मन है तो उसमें इस जो जुवेनाइल के मुकदमात है उसके ट्रायल का वो एक टर्नओवर मुकर्रर किया गया है कि हर बच्चे के हर केस का फ़ैसला वो 4 माह के अंदर सादर किया जाएगा। मतलब बच्चे के हर केस का फ़ैसला जुवेनाइल कोर्ट 4 माह के अंदर अंदर सादर करेगी। अब जो जुवेनाइल एक्ट आ चुका है 2018 में, तो इंशाल्लाह वो इसमें फिर पढ़ेंगे, तो उसमें अब ये जो 4 माह है वो 6 माह हो चुकी है, और इसमें और भी बहुत से बातें वहाँ पर तहरीर हैं कि अगर 6 माह के अंदर जुवेनाइल कोर्ट किसी बच्चे के मुकदमे का फ़ैसला न सुना सके तो फिर वो अपनी वजूहात कलमबंद करेगा, बाकायदा हाई कोर्ट को उसकी ऑर्डर का वहाँ पर उसको नकल प्रोवाइड किया जाएगा। वो बहुत खासा लेंथी और बहुत ही उसमें ज़बरदस्त किस्म के बातें उस मज़ीद शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 माह का जो वक़्त है वो मुकर्रर किया गया है। अच्छा, इसके बाद ये तो दफ़ा 4 था कि जुवेनाइल कोर्ट का क़याम किस तरह किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा, और फिर ट्रायल का तरीक़ाकार क्या होगा। अभी इसके बाद दफ़ा 5 में है कि मुश्तरका तजवीज़ की ममानियत, किसी भी बच्चे और बालिग़ की एक साथ तजवीज़ नहीं की जाएगी, एक साथ ट्रायल नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के केस को अलहदा कैटेगरी में डाला गया है कि उसकी जो ट्रायल है बच्चे के मुकदमे की तो वो जुवेनाइल कोर्ट करेगी, जबकि जो बालिग़ है तो उसका केस जो मुतालिका अदालत है उसमें समाअत के लिए जाएगा। ठीक है, किस तरह? मिसाल के तौर पर अगर कत्ल का हुआ है जिसमें एक बच्चा और एक बालिग़ वो नामिनेट है, पहले तो ये कोशिश की जाएगी, इसमें ये बात भी है कि बच्चे पर बालिग़ के साथ एक साथ उस पर कोशिश की जाएगी कि इल्ज़ाम भी आयद न किया जाए, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई हुआ है जिसमें बच्चा और बालिग़ दोनों नामिनेट है, तो ऐसी सूरत में चूँकि
कि बालिग के लिए ये सेशन ट्रायल है, सेशन कोर्ट, ठीक है। तो इसकी दो केस फाइल वो तैयार की जाएगी, एक बालिग के लिए की सेशन कोर्ट में जाएगा, दूसरा जुवेनाइल अदालत में नाबालिग के लिए तैयार किया जाएगा। तो जो अजला में हमारे पुलिस अफसरान जुवेनाइल मिसल मुकदमा तैयार करते हैं तो वो इस कानून के दफ़ा 5 की रूह से तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने वाज़िह की है कि बच्चे की जो केस फाइल है वो अलहदा अदालत में जाएगी और बालिग का जो केस है वो अलहदा अदालत में ट्रायल के लिए जाएगा। यहाँ पर एक CRPC के सेक्शन का हवाला दिया गया है कि 239 CRPC में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें बालिग और नाबालिग की एक साथ ट्रायल हो सकती है। तो यहाँ पर उसको ख़त्म किया गया है कि उसके बावजूद अगर बच्चा मुलजिम है तो उसको फिर अलहदा कोर्ट में उसके केस को भिजवाया जाएगा। अब ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि 239 CRPC में क्या बातें हैं। तो 239 CRPC में चंद बातें हैं कि अगर कोई मुलजिम उस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर उसकी उन मुलजिमान की एक साथ ट्रायल हो सकती है। पहली बात है कि अगर एक जुर्म है और उसमें मुलजिमान की तादाद 2 से 1 से लेकर फिर ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में उसकी उन तमाम मुलजिमान की एक साथ ट्रायल हो सकती है। दूसरी इसमें बात है कि अगर एक जुर्म है, एक ने इर्तिकाब किया है और एक ने उसमें इआनत की है, इक़दाम किया है, तो ऐसी सूरत में इर्तिकाब करने वाले शख्स और इक़दाम करने वाले शख्स की एक साथ ट्रायल की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर एक मुलजिम एक साल में 2, 3, 4, 5 इस तरह के मुकदमात वो कर लेता है, जराइम कर लेता है, तो उन तमाम की एक साथ ट्रायल की जा सकती है। चौथे नंबर पर इसमें बात है कि जाली सिक्का से रिलेटेड जितनी भी जराइम है, अगर उसमें मुलजिमान की तादाद ज़्यादा है और मनसूबा बनाने वाले उसमें है, तरगीब देने वाले हैं, मदद देने वाले अशख़ास है, इक़दाम वाले हैं, तो तमाम की एक साथ ट्रायल हो सकती है। और इस तरह इस्तिसाल बिलजबर वाले जो मुकदमात है इस तरह की सरका से रिलेटेड, तो उसमें भी एक साथ अगर मुलजिमान की तादाद ज़्यादा है तो ट्रायल की जा सकती है। तो ये 239 CRPC था, लेकिन इसमें फिर ये बात अलहदा की गई है कि अगर बच्चा मुलजिम है तो उसकी अलहदा कोर्ट में ट्रायल की जाएगी। अच्छा, इसके बाद है दफ़ा 7, उम्र का तयन। बाद मुकदमात में इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि बच्चे की उम्र का अंदाज़ा वो लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ इलाक़ों में बच्चे वो पसमानदगी की वजह से स्कूल भी नहीं जाते जहाँ पर उसकी उम्र का वो एज सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। तो यहाँ पर उसको साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट ये लाजमी करार दी गई है, ठीक है। जबकि जो अभी जुवेनाइल एक्ट है उसमें मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ स्कूल सर्टिफिकेट या दीगर इस तरह का अगर मतलब नादरा के फार्म बे वगैरह है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें वो वहाँ पर अभी उसमें शामिल है। यहाँ पर सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है कि मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए फिर आप साबित करोगे कि इस बच्चे की उम्र क्या है। जो प्रैक्टिकली अजला में जो प्रैक्टिस की जाती है, तो तरीक़ाकार ये है कि IO जो तफ्तीशी अफसर है वो दरख्वास्त तहरीर करके, ठीक है, MS जो सरकारी मजाज मेडिकल अफसर है सरकारी, तो उसके नाम दरख्वास्त तहरीर करके थ्रू प्रॉपर चैनल उसको फॉरवर्ड करके SHO इस तरह होते होते फिर MS के पास जाता है। MS उसको फिर जो डेंटल सर्जन है उसको मार्क करता है और डेंटल सर्जन उसके दांतों के मुआयने से उसकी एज का अंदाज़ा लगाता है कि इसकी उम्र क्या है, आया बालिग है या नाबालिग। तो ये मेडिकल रिपोर्ट उसमें शामिल होनी वो लाजमी, ठीक है। ये तपसात के तहत जो पुलिस अफसरान हमारी वो डॉक्टर हजरात से वो बच्चे की एज के मुतालिक राय लेते हैं, तो ये इस कानून में उसका बाकायदा ज़िक्र है दफ़ात में। उम्मीद है आपको इन दफ़ात पर जो आज हम डिस्कस कर चुके हैं, दफ़ा 3, दफ़ा 4, दफ़ा 5 और दफ़ा 7,
इस पर आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे पेज के बारे में, हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है वो हम जानना ज़रूर समझेंगे। कौन सी कमियां है, खामियां है, तो वो आप नॉमिनेट कर सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जितनी भी आपके जहन में बातें होंगी वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस कानून के मज़ीद दफ़ात आपके साथ शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।